दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं सेल के ऊपर। तो सेल के ऊपर आज हम चीज़ों को जानेंगे एमसीक्यू के द्वारा। तो ये एमसीक्यू की पार्ट 1 रहेगा और जल्दी ही आपको कल या परसों में इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आप पढ़ते ही रहते हैं, तो बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको इस वीडियो के द्वारा देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को बच्चे शुरू करते हैं। और ये आपके सामने कुछ एक मोटिवेशनल लाइन आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये मोटिवेशनल लाइन देखिए, देयर सम, हाँ, तो ये मोटिवेशनल लाइन है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। एक आपको मोटिवेट करने के लिए मैं हर वीडियो में एक इस प्रकार की लाइन लेकर आऊँगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है मेरी तरफ से, और ताकि आप मोटिवेट भी रहें चीज़ों को करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म सेल वाज गिवन बाय। जो टर्म सेल था, कोशिका वर्ड, कोशिका शब्द की शुरुआत सबसे पहले किसने की, और या किसने सबसे पहले कोशिका शब्द दिया? तो कोशिका शब्द दिया भाई रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले किसकी खोज की भाई? कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक नॉन लिविंग, अजीवित कोशिका थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये आपको कमेंट करके बताना है। हिंट के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि जिस बंदे ने बैक्टीरिया की खोज की है उसी ने ही जीवित कोशिका की खोज की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। इनमें से कोशिका नहीं है, है ना? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा कोशिका नहीं है? तो बच्चे वायरस जो होता है वो कोई भी कोशिका नहीं होता है। जैसा कि अभी कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में कहर चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़ में कि कोरोना जो वायरस है वो कोई भी सेल से मिलकर नहीं बनता है। ठीक है, तो वायरस इज़ नॉट अ सेल। ठीक, इस बात को सबसे पहले बताया था स्लाइडेन ने और स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया। मेरे वर्ड को सुनो। तो स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले क्या दिया बच्चे? कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी दी। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी थी या कोशिका का जो सिद्धांत था उसमें स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब कोशिका से मिलकर बनी हैं। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई और बाद में जब वायरस की खोज हुई तो ये पाया गया कि जो वायरस है वो कोशिका के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। मतलब वायरस कोई भी सेल नहीं है, क्योंकि वायरस के अंदर जो है, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए होता है, और इसका जो कोट होता है, मतलब कोट का मतलब जो इसका अपर लेयर है वो कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये बना किससे है? कैप्सिड प्रोटीन। वायरस के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है ना? इसके अंदर बच्चे कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी कोशिका का अंग नहीं होता, कोई भी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य नहीं होता, ना ही सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया है। जैसा कि जो 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटियर, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम में किसी किंगडम में भी वायरस को नहीं रखा गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है बच्चे ये सेल का स्ट्रक्चर है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं साथ के साथ काफ़ी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, इसके बदले आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम आपके तैयार होंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चे? बहुत ही नया क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द मेम्ब्रेन अराउंड द प्लांट सेल वैक्यूल इज नॉन एज। पादप कोशिका के रसाधनी के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है?
है ना, जो कि एनिमल सेल या जंतु कोशिका के रसाधनी के चारों तरफ, वैक्यूल के चारों तरफ नहीं होती है। तो ये वैक्यूल होता है, ये जो आपके स्किन पर ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है वैक्यूल होता है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल है, जैसे ये प्लांट सेल का मान लो बच्चे वैक्यूल है, तो प्लांट सेल के वैक्यूल के आउटर कवरिंग पर एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है, एक हार्ड लेयर बनी होती है, ठीक है। इस हार्ड लेयर को कहते हैं बच्चे टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बच्चे टोनोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल के वैक्यूल के ऊपर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए जो प्लांट सेल होती है वो हार्ड होती है, इसी रीज़न की वजह से। इस वैक्यूल का काम क्या है कि ये एक सेल से दूसरे सेल में जो पार्टिकल्स है उनका ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करती है। और वैक्यूल्स के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं बच्चे वो बड़े होते हैं और एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो किस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। जो सूक्ष्म तंतु हैं, माइक्रोफिलामेंट का मतलब सूक्ष्म तंतु, वो किस प्रोटीन की मदद से बनते हैं? तो सूक्ष्म तंतु जो होते हैं बच्चे वो एक्टिन से बनते हैं, एक्टिन से बनते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। दो चीज़ें होती हैं बच्चे सेल के अंदर। जब सेल डिवीज़न होता है ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो दूसरा वर्ड मैंने इसमें मिलाया है, ये दोनों सेल डिवीज़न, जब कोशिका विभाजन होता है उस टाइम इनका फॉर्मेशन होता है। और कोशिका विभाजन के तरफ जो एक कोई कोशिका है वो इस तरह का शेप बना लेती है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो बनते हैं किसकी मदद से? एक्टिन की मदद से। ये जो है एक एक्टिन का एक डायग्राम है ना। तो ये एक्टिन से बनते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद से माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनते हैं। तो ट्यूब्यूल से ट्यूबुलिन याद रखना है आपको, है ना। ये ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, ये याद रखना है। और माइक्रोफिलामेंट जो है वो किससे बनते हैं? एक्टिन से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद भी जो नीचे दो वर्ड है मायोसिन और काइटिन, तो ये दोनों प्रोटीन है। मायोसिन जो है वो एक मसल्स रिलैक्सेशन के समय में ये प्रोटीन होता है, जो काम आता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय में। और काइटिन जो है, काइटिन फंगस की जो सेल वॉल होती है, जो फंगाई होता है ना, उसकी सेल वॉल जो होती है वो बच्चे काइटिन की बनी होती है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने से पहले एक स्लाइड और देखते हैं, और यहाँ पर हम माइक्रोफिलामेंट्स के कुछ फंक्शंस के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसा कि इस वीडियो को टीजीटी के भी बच्चे और पीजीटी के भी बच्चे देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ी सी हेल्प इस चीज़ से और थोड़ा उनका नॉलेज एनहांस होगा। जैसे कि फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की हम बात करते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोफिलामेंट्स। इसके बाद सेल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन करता है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। इसके बाद सेल डिवीज़न, जो क्लीवेज फैरो सेल डिवीज़न के समय पे बनता है, ठीक है, उसमें ये मदद करता है। साइटोकाइनेसिस में मदद करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर नर्व आउटग्रोथ, इन सब में ये मदद करता है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन है, अगर इस वीडियो को एसएससी या रेलवे का बच्चा देख रहा है तो ये फंक्शन, ये स्लाइड वो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो इस स्लाइड में उसके लिए कुछ भी नहीं है, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इंक्लूड किया है टीजीटी वाले बच्चों के लिए, जो पीजीटी स्टूडेंट हैं या यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चे। 5 की बात हम करते हैं। ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट की जो किसी भी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति ये बनी होती है सेलुलोज की। एक बात हमें याद रखनी है कि एक होती है हमारे पास एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द हमने जीवों को एनिमल और प्लांट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर
सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है ना। सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, ठीक है, या बैक्टीरिया में भी नहीं होती है, मोनेरा वगैरह में भी ये नहीं होती है, मोनेरा कह लो आप, प्रोटिस्टा कह लो, इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है प्लांट सेल में और फंगस में, फंगी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ दो ही किंगडम है जहाँ पर कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, कोशिका भित्ति जो है वो सेल का एक नॉन लिविंग पार्ट है ना। ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट नहीं है, ये अजीवित भाग है कोशिका का एक, ठीक है। एक चीज़ हमें ये दिमाग में बिठा लेनी है, एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होगा ना वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, किसी भी प्रकार की कोशिका में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। एक एक वर्ड को मेरे सुनो, बस आप एक एक वर्ड को सुनो, है ना। और सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट और फंगस में होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। तो अभी फिलहाल हम बच्चे सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो जो सेल वॉल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और फंगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, काइटिन की। किसकी बनी होती है बच्चे, ये बनी होती है काइटिन की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यूज़फुल कमेंट ज़रूर दें। और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, है ना, इससे आपके लिए अच्छा होगा चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लाइजोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग। सबको पता है यहाँ पर जो लाइजोसोम्स होते हैं उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली उसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो लाइजोसोम्स को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ये चीज़ें रट रखी हैं, सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल का डायग्राम है, ठीक है। और सेल के अंदर इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक के द्वारा बड़ा करके देखें तो इस प्रकार का लाइजोसोम होता है। लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम्स भरे होते हैं, ये लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं लाइजोजाइम। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं बच्चे लाइजोजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें लाइजोजाइम्स कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। तो लाइजोजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो सेल के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हैं, और जो सेल के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ये एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस और जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं लाइजोजाइम्स, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब कोशिका झिल्ली डैमेज होती है ना, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो इसकी वजह से अगर लाइजोसोम का भी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो गया, मान लो ये फट गया ये मेम्ब्रेन, तो इसके फटने से क्या होगा, यहाँ से जितने भी एंजाइम होंगे, लाइजोसोम के जो एंजाइम होंगे, ये सारे कोशिका द्रव्य में पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे भाई, स्प्रेड हो जाएंगे। और इसके स्प्रेड होने की वजह से ये अपने ही सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, उसको ही पचा देगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था आपको समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा टेक्निकल वे में चीज़ें को पूछा जाएगा, ठीक। चूंकि जो ये एंजाइम होता है ये एक हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी करता है। हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये एंजाइम ईजिली साइटोप्लाज्म में क्या होता है, घुल जाता है। साइटोप्लाज्म में हमारा जो मेन पार्ट है वो वाटर है ना, वाटर इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये पानी के अंदर ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, घुल जाता है, और उसके घुलने की वजह से ये ईजिली सारे जो सेल ऑर्गेन्स हैं इसके एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं, उसको पचा देते हैं। इसी प्रोसेस को हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको पूरी कहानी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक वर्ड मिलेगा, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। तो आपको सिंपल याद रखना है। तो इसी वजह से इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइजोसोम्स को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बच्चे चलते हैं। 7 क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर स्टडीड बाय।
जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कहने का मतलब क्या है बच्चे, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारी जो पूरी बॉडी है ना, बॉडी का जितने भी ऑर्गेन्स है वो सब के सब किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इसलिए प्रोटीन को हम अपने शरीर का ईंट कहते हैं। ईंट, जैसे घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेम्ब्रेन हैं, हमेशा याद रखना, चाहे वो वायरस का मेम्ब्रेन हो या किसी भी हमारे बॉडी या किसी भी अंग का जो मेम्ब्रेन है या सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। आई बात समझ में, प्रोटीन से बनी होती है। तो अगर हमें किसी मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है कि वो कैसे, किस प्रोटीन से बनी है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। मतलब इसको स्टडी करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो होता है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, और जिससे हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को आपको दिमाग में बिठाना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि इतनी बार नहीं पूछा है, तो ये बिल्कुल आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। तो मैंने कोशिश की यहाँ पर जितने भी नए क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है, तो उसको इंक्लूड किया है मैंने। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज विद। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, सेल मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है, एक ही चीज़ है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह लो, एक ही चीज़ है भाई। अर्धपरागम्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये सब कुछ एक ही चीज़ है ना, जो कोशिका का आउटर कवरिंग होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लूइडिटी है, ठीक है, वो किसकी वजह से बढ़ती है, ये बढ़ती है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फ्लूइडिटी है, ठीक है, खुद ही साइज का चेंज हो जाना ही फ्लूइडिटी यहाँ पे उसका मतलब है। ठीक है, तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो भी बढ़ जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे फैटी एसिड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। तो इसमें जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन कौन से हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जनरली मैंने टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए इंक्लूड किया है। तो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन कौन से हैं, तो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन को कौन से यानी कौन सा डिफाइन करता है, तो डिफाइन करता है पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उसी को हम जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जीपीआई की फुल फॉर्म आपको बताना है, ग्लूकोज से रिलेटेड फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म को कमेंट जरूर करना है अगर कोई टीजीटी या पीजीटी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है उस सेल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चे प्रोटोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जिस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। हिंदी में भी यही वर्ड है, प्रोटोप्लास्ट वर्ड है। ठीक है, ये आपको चीज़ें समझनी है, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि प्लांट सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं, फंगस सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एनिमल सेल को, बैक्टीरिया सेल को, इन सब को हम प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। प्लांट सेल और जो फंगस सेल है इसमें सेल वॉल होती है, तो इनको हम प्रोटोप्लास्ट नहीं कहेंगे, है ना। तो जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ वर्ड्स और हैं ऑप्शंस में, जैसे टोनोप्लास्ट। मैंने आपको पीछे बताया था, टोनोप्लास्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लिया था कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल्स होता है उसकी आउटर कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद एक दो वर्ड और हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट क्या होता है। ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये डायग्राम एक सेल का है। सेल का मतलब ये एक सेल है बच्चे, और ये वाली जो सेल है ये दूसरी सेल है। ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल्स आपस में मिल रहे हैं।
तो जहाँ पे दो सेल मिलते हैं उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। क्या बोलते हैं उसे बच्चे? प्लाज्मोडेस्मा। और सेल के आउटर कवरिंग को सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल होता है, जस्ट अ मिनट, सेल वॉल है, ठीक है। तो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। तो सेल वॉल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स हैं, ठीक। तो जहाँ पर आपको ये ब्लू लाइन से दिख रहा है, ये ब्लू लाइन का मूवमेंट है ऐसे करके, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ब्लू लाइन का मूवमेंट है, ठीक। इस मूवमेंट को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। इसमें है ना, इसके अंदर क्या होता है? सिम्प्लास्ट, या यहाँ पे जो मूवमेंट है इसे सिम्प्लास्टिक पाथवे कहेंगे, ठीक है। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है या सिम्प्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर से मूवमेंट करता है और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चीज़ें जाती हैं, है ना। और जहाँ जिस पॉइंट से ये एक सेल से दूसरे सेल से पास हो रहा है उसे प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है भाई एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में जो पाथवे होता है वो सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। आप देखें भाई, यहाँ पर फिगर में देखें, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला जो ग्रीन ग्रीन है, ये जो सेल वॉल है, इसमें एक येलो कलर की लाइनिंग है। तो सेल वॉल के अंदर जो मूवमेंट होगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, है ना, उसे हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। और अगर वही मूवमेंट साइटोप्लाज्म के अंदर से हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट, है ना। तो इस डायग्राम को, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर चीज़ों को समझनी उसे जूम करके और अच्छी तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी मैं पूरे इसका जो PDF है पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देता हूँ, हर वीडियो का PDF। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, साइंस बाय गौरव सर, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का। लेकिन कई शिकायतें आई हैं कि लिंक पे क्लिक करने पर वो टेलीग्राम चैनल पे इनडायरेक्ट नहीं होता है। तो आप सिंपल एक प्रोसेस है, टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए, डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद उसमें सर्च कीजिए साइंस बाय गौरव सर, अपने आप आपको लिंक आ जाएगा और वहाँ से उस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं इसमें डेली रूप से कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज को शेयर करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन इस वीडियो में पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए घर पर रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।